Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Let us learn one new thing, that is permutation and combination. ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमचय एंड संचय. ठीक है, तो परम्यूटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमचय और संचय. ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रमचय एवं संचय, हिंदी में, इंग्लिश में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो ये होते क्या है? परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, विल सी. उसके बाद विल लर्न सम न्यू थिंग, दैट इज एक नया चीज सीखेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन. फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फिर हम कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और फाइनली विल लर्न fundamental principle of counting, or this is also known as multiplication principle. ठीक है, so fundamental principle of counting, or this is also called multiplication principle. ठीक है, so these are the basic things in permutation and combination which we learn one by one. ठीक है, so let us first see व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन. हिंदी में इसका नाम देखो क्या लिखा हुआ है, क्रमचय, और दूसरा संचय. क्रम का मतलब है ऑर्डर, ठीक है, संचय का मतलब है कलेक्शन. सो ये दोनों क्या है, लेट अस डिफाइन. परम्यूटेशन क्या है, दैट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, यानी हम कैसे किसी चीज को अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सपोज हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, या कोई और भी चीज हो, सो उनको हम कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो अलग होने चाहिए, डिफरेंट अरेंजमेंट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन. सिलेक्शन क्या है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट गिवन हो, उनमें से कुछ को हमें सेलेक्ट करना है. अब दोनों का एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चों की एक टीम बनानी है. ठीक है, तो टीम बनाने के लिए हमें किसी भी 3 बच्चे को सेलेक्ट करना है. इस सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. सपोज हमने ए बी सी 3 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ हम ए को पहले लें, बी को सेकंड नंबर पर, सी को बाद में, कोई इसका मीनिंग नहीं है. सिलेक्शन में हम ए बी सी ए या सी ए बी कुछ भी कहें, दैट इज वन सिलेक्शन, कि 10 में से हमने 3 बच्चों को सेलेक्ट किया जिनके नाम ए बी सी. ठीक है, अब उन ए बी सी के नाम को हम पहले पुकारे या बाद में पुकारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे हमें सपोज कोई टीम सेलेक्ट करनी है 3 बच्चों की, तो टीम में पहले कौन नाम ले, दूसरा नाम कौन होगा, या तीसरा कौन होगा, ये कोई मायने नहीं रखता है. लेकिन इन्हीं तीनों बच्चों में सपोज हमें किसी स्पोर्ट्स टीम में इनको भेजना है, और ये तीनों बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज विन करते हैं. ठीक है, तो उस केस में फर्स्ट प्राइज किसको मिला, सेकंड किसको मिला, और थर्ड किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब यहाँ सपोज ए को फर्स्ट मिला, बी को सेकंड और सी को थर्ड, तो ये एक अलग अरेंजमेंट होगी. यदि ए को फर्स्ट मिला, सी को सेकंड और बी को थर्ड, तो ये दूसरा अरेंजमेंट होगा. वह यदि हम टीम कहें, यानी सिलेक्शन कहें, तो ए बी सी तीनों में हम कोई भी आगे पीछे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अब समझ में आया कि परम्यूटेशन क्या है, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये बताना इंपॉर्टेंट है. हर एक सिलेक्शन में टीम की टीम में हम किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें, ये मैटर नहीं करता. ठीक है, सो लेट अस नाउ डिफाइन व्हाट इज परम्यूटेशन. परम्यूटेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स टेकन फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेयर सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सम गिवन ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. क्लियर हुआ. सो परम्यूटेशन क्या है, स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, और कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नंबर की जगह हम, जैसे हमने नंबर बोल दिया, दैट इज परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लियर. सो एक चीज ये हो गया डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अब क्या, जैसे हमने एग्जांपल लिया, या कि क्या है परम्यूटेशन में,
कॉम्बिनेशन। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखो कि क्या अंतर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमने 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, उनके नाम है ए बी सी। ठीक है, टीम में कौन कौन है, ए बी सी हो, बी सी ए हो, इनका ऑर्डर यदि हम चेंज करते हैं, या सी ए बी हो, डजेंट मैटर, यहाँ कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ए बी सी एक टीम में है, या सी बी ए उसी टीम में है, या बी ए सी उसी टीम में है, तो इससे कोई अंतर नहीं होता कि उस टीम में कौन है, यही टीम है, चाहे पहले ए आए, सेकंड नंबर पर बी आए, या सी आए, या और कोई पहले दूसरे तीसरे पर आए। लेकिन यदि इनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज देना हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसको फर्स्ट प्राइज मिला। अब देखो, जैसे फर्स्ट प्राइज विनर, सेकंड प्राइज विनर, थर्ड प्राइज विनर, हमने यहाँ 1 2 3 लिख दिया इनको कि फर्स्ट प्राइज विनर 1 है, सेकंड प्राइज विनर 2 एंड थर्ड। सो यदि सपोज पहले को फर्स्ट प्राइज मिला तो सेकंड प्राइज बी को मिल सकता है, थर्ड प्राइज सी को, यानी ए को फर्स्ट मिला तो बी सेकंड हो सकता है, सी थर्ड। ये एक अलग अरेंजमेंट है, यानी एक अलग परम्यूटेशन। यदि ए को फर्स्ट मिला और सी को सेकंड, बी को थर्ड मिल गया तो ये दूसरा अरेंजमेंट है। उसी तरह से यदि बी को फर्स्ट मिल गया, ए को सेकंड और सी को थर्ड, या बी को फर्स्ट, सी को सेकंड, ए को थर्ड, तो ये अलग अलग अरेंजमेंट हो गया। नाउ सपोज सी को फर्स्ट मिल गया, ए को सेकंड और बी को थर्ड, या सी फर्स्ट रहे, बी सेकंड, ए थर्ड। सो ये जो हमें अरेंजमेंट मिले ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन इनका हम यदि टीम में नाम लें तो कोई भी हम सिलेक्शन, कोई भी अरेंजमेंट को एक ही सिलेक्शन करेंगे, यानी ये कॉम्बिनेशन एक ही है, पर इसके अलग अलग अरेंजमेंट्स यानी अलग अलग परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो एक अरेंजमेंट, इसे हम अब यहाँ 3 न लिख करके सिर्फ 1 लिखेंगे, और इस एक कॉम्बिनेशन में कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। यदि 3 ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है तो इसके हमने क्या देखा कि 6 अलग अलग परम्यूटेशन बन सकते हैं। नाउ इस परम्यूटेशन बनाने के लिए कि एक कॉम्बिनेशन में कितने परम्यूटेशन बनेंगे, हम यहाँ लिस्ट बनाए हैं, लेकिन सपोज नंबर्स ज़्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, और उनका हमें अलग अलग परम्यूटेशन बनाना हो, तो उस केस में ये काफ़ी टीडियस जॉब हो जाएगा, यानी काफ़ी मेहनत वाला होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग भी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नया चीज़ का आविष्कार करना होगा, जानकारी करनी होगी, सो दैट ये इतना लंबा काम ना करना पड़े। उसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल क्या है, विल सी व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब इसमें है कि सपोज हमारे पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, और इनको अरेंज करके हमें अलग अलग परम्यूटेशन बनाने हैं, अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, और यहाँ 3 अलग अलग प्राइजेज देनी है, यानी 3 अलग अलग जगहों को फिल करना है। फर्स्ट पर कौन आएगा, सेकंड पर कौन आएगा, थर्ड पर कौन आएगा। सो इसके 3 अलग अलग परम्यूटेशन बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमें ये 3 गिवन ऑब्जेक्ट्स में से 3 प्लेसेस को भरना है। तो हम कैसे अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक जस्ट टेबल बना ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास ये 3 खाली जगह हैं, एम्प्टी प्लेसेस हैं, और इन 3 एम्प्टी प्लेसेस को हमें 3 गिवन ऑब्जेक्ट यानी ए बी सी से भरना है। तो कितने तरीके से भर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज फॉर फिलिंग दिस 3 वैकेंट प्लेसेस बाय 3 गिवन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, दैट इज called the number of permutation from 3 given objects taken all 3 at a time। तीनों को हमें साथ लेना है और उनको ले करके अलग अलग परम्यूटेशन कैसे बने। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, हमने क्या देखा कि ये 3 है तो टोटल कितने बने हैं, 6। इसके अलावा आगे पॉसिबल नहीं, टोटल 6 ही होंगे, लेकिन हम लिस्ट बनाएंगे तो काफ़ी टीडियस होगा। इसकी जगह हम क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो अब देखो हमारे पास 3 ए बी सी अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और इनको 3 जगह में भरना है। सो पहले जगह
को भरने के लिए, सपोज हम फर्स्ट प्लेस को पहले भर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो पहले प्लेस के लिए हमारे पास 3 चॉइस है। सेकेंड प्लेस के लिए एक जब हमने भर दिया तो अब सिर्फ 2 बच गए। तो सेकेंड प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से। और उसके बाद बन गया बच गया थर्ड प्लेस। तो उस थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइस बच जाएगी? 2 तो भर चुके हैं, तो एक ही बचेगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ चॉइस क्या है? फर्स्ट प्लेस के लिए 3 है, सेकेंड प्लेस के लिए 2 है और थर्ड प्लेस के लिए 1 है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि इफ देयर आर m डिफरेंट वेज फॉर फिलिंग फर्स्ट प्लेस followed by there are n different objects for filling second place, then the total number of ways for filling 2 vacant places will be equal to m into n. ठीक है, another thing, if there are more than 2 या more than 3, उस केस में क्या करेंगे? सेम डेफिनेशन विल फॉलो, लाइक कि सपोज पहले प्लेस के लिए हमारे पास 3 चॉइस हैं या m चॉइस हैं, सेकेंड के लिए n चॉइस है और थर्ड के लिए p चॉइस है। सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज फॉर फिलिंग दीज 3 वैकेंट प्लेसेस विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट विल बी इक्वल टू m into n into p. That is called fundamental principle of counting. ठीक है, so using that principle of counting, here we have 3 different ways, yeah, 3 different objects are there for filling first place, following which there are only 2 different objects for filling the second place, and for third place only 1 object remains. Then what will be the total number of ways for filling by fundamental principle of counting or by multiplication principle? That will be equal to 3 into 2 into 1, that is equal to 6. So these are the only 6 different ways जो हमने यहाँ लिस्ट किया है। इतने तरीके होंगे ये 3 वैकेंट प्लेसेस को फिलअप करने के। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और उसको यूटिलाइज करके अब हम बगैर लिस्ट बनाए ये पता कर सकते हैं कि कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे, यानी कितने डिफरेंट परम्यूटेशन होंगे यदि कोई एक कॉम्बिनेशन गिवन हो या एक सिलेक्शन गिवन हो। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन? सो फैक्टोरियल नोटेशन के लिए अब हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? बेसिकली जस्ट सी व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन। सपोज n factorial, this is to denote n factorial, or in some book you will find the symbol as factorial n. इसको हम n factorial पढ़ते हैं, this is called factorial n. ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर कोई नहीं है, डेफिनेशन रिमेन सेम, चाहे हम n factorial का है या factorial n का है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं इस नोटेशन को, यानी इस सिंबल को? फैक्टोरियल नोटेशन है, कैसे पढ़ेंगे? n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट? n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? दैट इज द n फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी पहली जो n नेचुरल नंबर है 1 से लेकर n तक, दैट इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। ठीक है, सो यहाँ n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। ठीक है, हम इससे एक नंबर पहले ले लें n माइनस 1 इंटू n, दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। ठीक है, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस मे बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 इंटू आगे 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब यहाँ दूसरा सिंबल हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, सो n फैक्टोरियल लिखें या फैक्टोरियल n, दोनों सेम है। हम ऑर्डर को कैसे भी लिख सकते हैं, 1 से n की तरफ n तक या n से लेकर 1 तक। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? द सेम कैन बी रिटन एज, और n फैक्टोरियल ऑल्सो मे बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n इंटू n माइनस 1, यानी अब ये n माइनस 1 से लेकर 1 तक है, यानी 1 से n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट क्या होगा? n फैक्टोरियल।
और उसमें फिर यदि हम n से इंटू कर दें तो टोटल हो जाएगा 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। ठीक है, सो फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब देखो जैसे इसको कैसे 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ऑर्डर यहाँ फैक्टोरियल में कोई मीनिंग नहीं रखता है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को लिखने का और भी तरीका है। वी मे राइट दिस एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और पहले से 4 है तो ये सारे मिलकर के अगेन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगला टर्म देखते हैं, 0 फैक्टोरियल। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? ठीक है, दिस इज 0 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू 1 होती है। सो हाउ 0 फैक्टोरियल विल बी 1। ठीक है, अभी देखो n फैक्टोरियल को हमने क्या देखा यहां से, सिंस n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? n फैक्टोरियल को हम ऐसे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिखते हैं। ठीक है, अब यदि इसी में n की जगह यदि हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 हियर, क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 को एक ही बार इंटू करना है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। हेंस 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1। ठीक है, तो समझ में आया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। ठीक है, तो है इंटरेस्टिंग ना। हमने क्या क्या सीखा, पहला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये है क्या चीज, इनके डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, क्रमशः और संचय क्या है, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्रमशः है। संचय क्या है, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बट दोनों ही एक सिलेक्शन है। ठीक है, एक सिलेक्शन को हम कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी एक कॉम्बिनेशन में कितने अलग अलग परम्यूटेशन बन सकते हैं, वो हमने यहाँ देखा एक एग्जांपल लेकर के, कि एक क्लास के 3 स्टूडेंट ए बी सी का हम यदि सिलेक्शन लेते हैं तो वो एक सिलेक्शन होगा और उसमें 6 अलग अलग परम्यूटेशन बनेंगे, यानी 6 अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे। सपोज वी वांट टू गिव सम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज, सो दिस कैन बी गिवन इन 6 डिफरेंट वेज। नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए टेबल ना बना करके यदि हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो क्या होती है कि सपोज किसी एक प्लेस को भरने के लिए हमारे पास n चॉइस हो, उसको भरने के बाद सेकेंड प्लेस भरने के लिए n चॉइस हो, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस क्या होगी, m इंटू n। उसी तरह से यहाँ 3 प्लेसेज हो, पहले के लिए m चॉइस हो, दूसरे के लिए n और तीसरे के लिए p चॉइस, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो जाएगी, m इंटू n इंटू p। फॉलोइंग द सेम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, यदि हम इसको काउंट करेंगे कि इस 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन है और उसका हम कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज टोटल 6। ठीक है, समझ में आ गया। So let us understand it by reading once again. We'll meet in the next class. Okay, thank you.